ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेश त्यागी फिजिक्स लेक्चरर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बेटा, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे फिजिक्स का, परमाणुीय भौतिकी, चैप्टर लगभग अंतिम स्टेज में है, यानी कंप्लीट होने वाला है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विभिन्न श्रेणियां, लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, राइट बेटा। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये सब हमने नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा। अब प्रश्न ये उठता है कि बोर मॉडल की कुछ कमियां थी, तो बोर मॉडल की कमियों पर हम प्रकाश डालते हैं। यानी आज हम पढ़ेंगे बोर मॉडल की कमियां, बोर मॉडल की कमियां कुछ, ठीक है ना। तो बोर मॉडल की जो कमियां थी उसमें सबसे पहली कमी उनकी ये थी कि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर पाए। यानी वे परमाणु जो केवल एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, केवल उन्हीं की व्याख्या कर पाए। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु की बोर मॉडल के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बेटा? 1। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे हीलियम आयन He+, यानी आप जानते हैं 2He4, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या बेटा कितनी है? 2। तो इसमें 2 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर प्लस लगाए, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? दान कर दिया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित हो गया, तो इसके पास कितना बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इससे कहेंगे हीलियम आयन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी भी व्याख्या किसने की? नील्स बोर ने। यहाँ पर लिथियम आयन यानी 2+, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 3, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? उत्सर्जित कर दिए, या इससे निकल गए, तो कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो बोर मॉडल है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज वाले जो परमाणु हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हैं, केवल उन्हीं की व्याख्या करने में सफल रहा। दूसरा, नील्स बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यानी नील्स बोर ने क्या कहा कि वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, लेकिन वो इस बात की व्याख्या नहीं कर पाए, यानी वो इसका कारण नहीं दे पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन क्यों नहीं करता है। ये तो निश्चित है कि नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करता है इसकी व्याख्या नील्स बोर नहीं कर पाए, जो आगे चल करके हम आपको बताएंगे। दूसरी कमी हो गई। तीसरी कमी ये थी कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो प्राप्त हो रही थी, जो आपको स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हो रही थी, उनकी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में नील्स बोर व्याख्या नहीं कर पाए। यानी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनकी तीव्रता क्या होगी, इसकी व्याख्या नील्स बोर के द्वारा नहीं की जा सकी। और इस मॉडल के अनुसार बोर कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से गतिशील कण का पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। यानी इन्होंने ये कहा कि गतिशील इलेक्ट्रॉन की कक्षा कैसी होगी? वृत्ताकार होगी, लेकिन वास्तविक रूप से एक गतिशील कण की कक्षा कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। तो उनकी ये कमी थी कि ये इन कक्षाओं को दीर्घवृत्ताकार नहीं बता पाए। ठीक है बेटा। एक कमी ये थी कि ये सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं कर पाए। और एक महत्वपूर्ण कमी, आप इसे सीख लीजिए, महत्वपूर्ण कमी एक ये थी कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन, सुनना ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन
इसे कहते हैं हम क्या, जीमान प्रभाव। जीमान प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन हो जाना कहलाता है जीमान प्रभाव। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन कहलाता है स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव, राइट बेटा। तो जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नील्स बोर के द्वारा नहीं की जा सकी। मैंने आपको कितने, कम से कम 5 से 6 कमियां बताई किसकी, बोर मॉडल की। सुने एक बार, यानी यह मॉडल परमाणु की केवल उनकी व्याख्या कर सकता है जो केवल एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम आयन, लिथियम आयन, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, ये इनकी व्याख्या कर सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी व्याख्या नील्स बोर के द्वारा नहीं की जा सकती, राइट। दूसरे में मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है जब स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, और ये बात भी सही है, लेकिन नील्स बोर इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, यानी इसकी व्याख्या करने में असफल रहे। ये दूसरी कमी थी उनकी। तीसरी, ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं जो आपने पढ़ी, लाइमर, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फुन, ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में नहीं बता पाए, तीव्रता नहीं बता पाई है, और ये उसमें सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या भी नहीं कर पाए 4 नंबर पर। और 5 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का बट जाना यानी विभाजन हो जाना, इसे कहते हैं जीमान प्रभाव। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनका बट जाना कहलाता है स्टार्क प्रभाव। और ये दोनों ही प्रभावों की व्याख्या नील्स बोर नहीं कर पाए। तो इस प्रकार ये थी नील्स बोर की कमियां। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अब आयनन ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे बेटा? आयनन ऊर्जा पर प्रकाश डालते हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। मैं बात कर रहा हूं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आपको ध्यान हो तो ऊर्जा स्पेक्ट्रम में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये n बराबर 1, n बराबर 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और ये n बराबर क्या है, अनंत है, तो ये कहलाती थी कौन सी अवस्था? आयनित अवस्था, राइट, आयनित अवस्था। सबकी ऊर्जाएं मैंने आपको बता दी थी कि n बराबर 1 में कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दिस इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्लियर हो गया ये वैल्यू मैंने याद करने के लिए कहा था आपसे, और मुझे लगता है कि आपने याद कर ली होंगी। अब सुने ध्यान से, ये कह रहा है आयनन ऊर्जा, यानी कोई परमाणु इस आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा तो उसको वहां पहुंचाने के लिए कुछ ऊर्जा देनी होगी, अपने आप नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि वह परमाणु n बराबर 1 पहली कक्षा में हो सकता है दूसरी कक्षा में पहले से बैठा हो। तो दूसरी से हमें कहां पहुंचाना है? n बराबर अनंत वाली कक्षा में, जहां उसकी ऊर्जा कितनी है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हमें उसे ऊर्जा देनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे स्तर बढ़ते हैं ऊर्जा का मान बढ़ता है। इसका मतलब अगर मैं आयनन ऊर्जा की परिभाषा दूं तो क्या मैं आयनन ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, यानी इसे मैं स्मॉल i से डिनोट करूंगा। तो ऊर्जा का मतलब होगा E, और यहाँ क्या होगा? I का मतलब आयनाइजेशन, E का मतलब एनर्जी, और यह कहलाएगी आयनन ऊर्जा। तो अब देखना परिभाषा में कैसे संभाल रहा हूं। अब आप देखें इसे कि ऊर्जा का वह कम से कम मान, अगर सही शब्दों में कहा जाए तो ऊर्जा का न्यूनतम मान, कम से कम वह मान जिससे कोई परमाणु आयनित अवस्था में चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। फिर सुने एक बात, किसी परमाणु को दिया गया या दी गई ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिससे परमाणु आयनित अवस्था में चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। अब आयनित अवस्था के लिए ऊर्जा कितनी चाहिए? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके पास पहले से कुछ है, तो कैसे निकालेंगे? इसको मैं लिख दूंगा, देखो कैसे, E अनंत, अनंत का मतलब है n का मान, और माइनस क्या लिख दूं बोलो? En। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया। इस कक्षा में पहुंचना है
इस कक्षा में उपस्थित है, n कुछ भी हो सकता है, तो इन दोनों का अंतर ही उसकी ऊर्जा का मान कहलाएगा। एक उदाहरण लेके देखो, मान लो आयनित अवस्था, मान लो कि मैं हूं और मुझे लखपति बनना है, तो ये मेरी आयनित अवस्था है। लखपति बनने के लिए कितने रुपए चाहिए? 1 लाख, राइट। और मान लो यहाँ पर कितना है? 85,000 रुपये, यहाँ कितना है? 70,000 रुपये। जैसे ये राम है, ये श्याम है, ये दिनेश है, 60,000, और इसके पास मान लो है 20,000। अब बताओ, अगर ये राम है, ये श्याम है, ये दिनेश है और ये राकेश है, कितने सुंदर नाम लिए हैं, देख लो, रख लेना कोई भी। अब सुनो, अगर मुझे इन व्यक्तियों में से राम को यदि लखपति बनना है तो कैसे निकालोगे? कितने रुपए चाहिए उसको? बताओ कैसे निकालोगे आप? ये कितना है? 1 लाख, ये 85,000। तो आप क्या करोगे बोलो? 1 लाख में से 85,000 घटा दोगे तो कितने बचेंगे बोलो? 15,000 रुपये। यानी राम को 15,000 रुपये चाहिए। 15,000 रुपये लेते ही ये कहाँ चला जाएगा? आयनित अवस्था में चला जाएगा। यानी राम को कम से कम कितने रुपयों की, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख से 2 लाख हो गए तो भी लखपति है, लेकिन कम से कम लखपति बनने के लिए उसको कितना रुपए चाहिए? 15,000। और राकेश को कितना चाहिए? 80,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे? अनंत यानी आयनित अवस्था में ऊर्जा माइनस En यानी जिस अवस्था में है उसकी ऊर्जा। जैसे मैं बात कर लेता हूं प्रथम अवस्था के लिए। प्रथम अवस्था का मतलब है n बराबर 1। तो n बराबर 1 है तो इसके लिए कितनी चाहिए ऊर्जा? तो E अनंत माइनस E1, और E अनंत में बेटा कितनी है? 0, और माइनस E1 कितना है? माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये माइनस कितना होगा? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आप N1 यानी प्रथम अवस्था वाले किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा कम से कम दे दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा? आयनित अवस्था में, और यही इसकी क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा कहलाएगी। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन ऊर्जा आएगी कहाँ से? ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होगी? ऊर्जा देंगे कैसे? तो ऊर्जा का साधन कौन है? विभव। विभव क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? किसी सेल से, किसी बैटरी से, किसी ताप से या किसी अन्य स्रोत से उसको ऊर्जा दी जाएगी। तो इस आधार पर दूसरी परिभाषा बन जाती है क्या? आयनन ऊर्जा हो गया। अब यहां से हम लिख देते हैं आयनन ऊर्जा, और अब हो जाएगा विभव ऊर्जा। आयनन ऊर्जा और विभव ऊर्जा, यानी ऊर्जा किससे मिलेगी बोलो? विभव से। तो अब विभव की स्थिति में क्या होगा? या आप ऐसे कह सकते हैं आयनन ऊर्जा, या इसको कह सकते हैं आप आयनन विभव। एक ही बात है, आयनन विभव, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब ये ऊर्जा आपको मिल गई। अब बात आ रही किसकी? आयनन विभव की। तो इसे समझें ध्यान से। तो मैं क्या कहूंगा, देखिए, उसी इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन को हमने आयनित अवस्था में पहुंचाया है, तो मैं अब परिभाषा बोल रहा हूं कि विभव या विभवांतर का वह कम से कम मान जो किसी इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा प्रदान करा सके। समझ लो ध्यान से। मान लो इस व्यक्ति को, राकेश को, यहाँ पहुँचने के लिए कितने रुपए चाहिए थे? 80,000। तो 80,000 कहीं कोई तो देगा उसको। अगर इसे पीएनबी बैंक ने दिए तो वो पीएनबी बैंक किसका काम कर रही है? विभव का काम कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पीएनबी बैंक द्वारा राकेश को दी गई वह कम से कम राशि जिससे वह आयनित अवस्था में पहुंच जाए, उसी को क्या कहते हैं? आयनन विभव। यानी अब सुन लो कि विभव का वह कम से कम मान जिससे कोई इलेक्ट्रॉन आयनित अवस्था में पहुंच जाए, उसे हम क्या कहते हैं? आयनन विभव। और आयनन विभव को हम कैसे लिख देंगे? आयनन विभव को हम कैसे लिख देंगे? विभव को किससे लिखते हैं? V से। और आयनन के लिए क्या लिखा है? स्मॉल i बराबर क्या हो जाएगा? EI बटे में क्या आ जाएगा बेटा? बटे में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो देखिए, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अगर आप आयनन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए किसका मान आ जाएगा बेटा? विभव का मान आ जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी ऊर्जा दी? जैसे मान लो
आपने 5 व्यक्तियों को एक साथ 50 लाख रुपए दिए, तो एक व्यक्ति को कितने दिए? 50 लाख बटे 5, यानी एक के लिए आ जाएगा, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन को आपने आयनित अवस्था में पहुंचने के लिए कितना विभव दिया, यही इसका क्या कहलाएगा? आयनन विभव कहलाएगा। अब सुने आप, जैसा मैंने यहां लिया था, क्या लिया था? प्रथम अवस्था के लिए मैं यहां भी ले लेता हूं। मेरा क्या जाता है? प्रथम अवस्था के लिए, तो प्रथम अवस्था के लिए VI, तो प्रथम अवस्था के लिए EI का मान कितना है? प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो ये VI बराबर कितना बचा? 13.6 वोल्ट। यानी अगर आप 13.6 वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को दे दोगे तो उसके पास ऊर्जा का मान होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कहां चला जाएगा? आयनित अवस्था में। ये था आयनन विभव, राइट। अब हम आयनन विभव पढ़ लिया। अब एक होता है उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है? मान लो ये कौन सी स्टेट है? इसको कहते हैं मूल स्तर। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, इसको समझ लेना ध्यान से, क्योंकि यहां कंफ्यूजन वाला विषय है। देखिए, ये है मूल स्तर, इसको कहते हैं प्रथम अवस्था, ये है द्वितीय अवस्था। लेकिन अगर मैं उत्तेजित अवस्था बोलूंगा तो ये अगर प्रथम उत्तेजित अवस्था है तो n का मान 2 होगा। देखो मैं बोल क्या रहा हूं, प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो बच्चे क्या लिख देते हैं? प्रथम यानी n बराबर 1, लेकिन मैं बोल रहा हूं उत्तेजित अवस्था, तो उत्तेजित ये है न कि ये। इसलिए उत्तेजित अवस्था जब शब्द आ जाए तो उसकी संख्या में 1 जोड़ दीजिए हमेशा। अगर वो कहे दूसरी उत्तेजित अवस्था तो उसमें 1 जोड़ करके लिख दो, n बराबर 3। यानी उत्तेजित अवस्था शब्द यदि लगा है तो उस राशि में 1 जोड़ दो, यदि उत्तेजित अवस्था नहीं लगा है तो उस राशि में कुछ नहीं जोड़ना, जो राशि है वही आपको लिखनी है। तो देखिए यहां से कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, किससे? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो क्या करता है? वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब वो उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये तो 100% है। जैसे अगर इस दिनेश को उच्च ऊर्जा स्तर 1 लाख वाले में जाना है तो इस दिनेश को 40,000 रुपये की आवश्यकता है, और वो 40,000 रुपये इसे अवशोषित करने ही होंगे। लेकिन अगर ये दिनेश जब 1 लाख रुपए का व्यक्ति हो जाता है और ये कहता है कि मैं लखपति बनना नहीं चाहता, मैं वापस वहीं जाना चाहता हूं जहां मैं जी रहा था, तो इसे 40,000 रुपये दान करने होंगे, चाहे मंदिर में या किसी ट्रस्ट में या किसी गरीब अनाथालय में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अब देखो, जैसे मैंने पढ़ाया आयनन ऊर्जा, ऐसे ही मैं लिखूंगा, यहां लिखूंगा बेटा उत्तेजन ऊर्जा। कितना आसान है, शब्द को समझना, पेपर में आए तो ध्यान से पढ़ना। अभी पढ़ाया आयनन ऊर्जा, ये आयनित अवस्था थी। अब मैं पढ़ा रहा हूं उत्तेजन ऊर्जा। उत्तेजन ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एक्साइटेड एनर्जी, इसीलिए मैं स्मॉल ई से लिखूंगा इसे। तो अब समझना ध्यान से, उत्तेजन ऊर्जा क्या है? जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, यानी उत्तेजित अवस्था में जाता है, तो उसके द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा का मान ही क्या कहलाता है? उत्तेजन ऊर्जा कहलाता है। इसको लिखने का तरीका है कैपिटल ई यानी ऊर्जा, ई का मतलब एक्साइटेशन एनर्जी, बराबर अगर मान लो किसी निम्न ऊर्जा स्तर जो है N1 से उच्च ऊर्जा स्तर यानी N2 में जाता है, तो क्या होगा? En2 माइनस En1, यानी ये है उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ये है निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। जैसे ये है लखपति और यहाँ है हजारपति, यानी 1 लाख में से 60,000 रुपये जाएंगे तो कितने बचेंगे? 40, यानी उसे लखपति बनने के लिए कितने रुपए चाहिए? 40,000। तो आप क्या करेंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में से किसको घटा देंगे? निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को घटा देंगे, तो बीच की ऊर्जा का क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। इसे कहते हैं उत्तेजन ऊर्जा। अब जैसे समझना ध्यान से, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, समझना ध्यान से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर से
प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाता है। मैं प्रथम उत्तेजित स्तर ही कह सकता हूं, ध्यान रखना। तो प्रथम उत्तेजित कौन सा? ये वाला है, ये ध्यान रखना। ये तो उत्तेजित है ही नहीं। मान लो मैं इस ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हूं, मुझे दूसरी मंजिल पर जाना है, तो दूसरी मंजिल ही प्रथम उत्तेजित अवस्था कहलाएगी। तो यहां से जब मैं इस पे जाऊंगा तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर से प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाता है तो बेटा n1 का मान 1 है, और प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाता है तो n2 का मान 2 है। तो यहां हो जाएगा E बराबर E, n1 का मान कितना है? 1, इसका 2, तो E2 माइनस E1। और अब मुझे बताइए आप कि E2 का मान कितना है? माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आया? 13, यानी 10 4 गए तो 10.2 प्लस में। यानी किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस वाले इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाएगी? उत्तेजन ऊर्जा कहलाएगी। अब जैसा आपने अभी पढ़ा आयनन ऊर्जा, फिर क्या पढ़ा आपने? आयनन विभव। तो अब क्या पढ़ोगे? उत्तेजन विभव, क्योंकि इसको भी तो ऊर्जा किससे मिलेगी? विभव से। इसको भी तो ऊर्जा बैंक देगी पीएनबी। तो आइए नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं हम। नंबर 2 ये होगा उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव, राइट बेटा। तो अब हम क्या कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने के लिए जो विभव द्वारा आवश्यक ऊर्जा दी जाती है, फिर सुन लो, किसी विभव या विभवांतर द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? उत्तेजन विभव। अभी मैंने बताया था विभव को किससे लिखेंगे? V से। उत्तेजन के लिए E लिखेंगे। और अब क्या हो जाएगा? अब आ जाएगा E। कौन सी ऊर्जा? उत्तेजन ऊर्जा बटे में क्या आ जाएगा? E, इलेक्ट्रॉन। अभी मैं इसका उदाहरण ले लूं प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए, तो सेम क्या आ जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, तो VE बराबर कितना आ गया? 10.2 वोल्ट। यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और विभव कितनी आवश्यकता होगी? 10.2 वोल्ट की। 4 परिभाषाएं थी, चारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहला था उत्तेजन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा और फिर आयनन विभव, और दूसरे पे था उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव। ये चारों डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आपको वो ध्यान से सुने। अगर बात ये आती है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो संक्रमणों की संख्या क्या होगी? जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो संक्रमणों की संख्या कैसे निकालें? 1 नंबर में ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए मेरे पास एक सूत्र है, संक्रमणों की संख्या n बराबर स्मॉल n इंटू n माइनस 1/2। ये n क्या है? संक्रमणों की संख्या है। और ये n क्या है? ये है कक्षा क्रमांक। कौन सी कक्षा से इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है, ये उसका कक्षा क्रमांक है। लेकिन हाँ, आसान है लेकिन गलत होने के पूरे चांस हैं। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं आपसे कि अगर वो कहता है कि दूसरे ऊर्जा स्तर से तो n बराबर 2, लेकिन अगर वो कहता है दूसरे उत्तेजित स्तर से तो n बराबर 3 आएगा। यानी उत्तेजित शब्द लगने पर उसकी संख्या में 1 जोड़ा जाएगा, और अगर उत्तेजित शब्द नहीं है तो उस संख्या में किसी प्रकार का न तो जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं, अभी ये ऊर्जा स्तर थे, जैसा मैं आपको बता रहा हूं n बराबर 1 2 3 4, मैंने इतना लिख दिया सिर्फ। अब मैं कहता हूं कि प्रथम उत्तेजित अवस्था, ध्यान देना, अब शब्द पर ध्यान देना, प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए संक्रमणों की संख्या बताइए। संक्रमण का मतलब या तो वो नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे, दोनों ही संक्रमण कहलाते हैं। अब बताओ प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो यहां पर n का मान कितना आएगा? बोलो सब,
मन मन में। प्रथम उत्तेजित अवस्था, शब्द क्या लगा है? प्रथम, और साथ में क्या लगा है? उत्तेजित। तो प्रथम का मतलब एक, उत्तेजित मतलब एक, और जोड़ दो तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 यहाँ पर आप रख दीजिए तो देखो n बराबर 2, 2 माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, n बराबर 1। केवल एक संक्रमण संभव है। देखो कैसे, बताओ 2 से 1 में आने का क्या रास्ता है? सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा? ये रहा, 2 से पहली, यानी ऊपर से केवल ग्राउंड स्टेट में ही आ सकता है और इसके पास कोई स्थिति है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर 4 के लिए बताओ, 4 क्या होगी? तीसरी उत्तेजित अवस्था। तो तीसरी उत्तेजित अवस्था के लिए n बराबर कितना आ जाएगा? 4। और अगर वो कहता है चौथा ऊर्जा स्तर तो 4 ही रखना है। तो तीसरी उत्तेजित अवस्था के लिए 4। तो अब बताओ संक्रमणों की संख्या क्या होगी? और साथ में पूछे कि चित्र भी बनाओ। तो देखो 4, तो यहाँ कितना आ गया? 4, 4 माइनस 1 बाई 2, तो कितना आया बेटा? 2 से 2 बार, और यहाँ कितना बचा? 3, कितने हो गए? 6, यानी इसमें 6 संक्रमण संभव है। देखो 6 कैसे संभव है? 4 से, देखो ध्यान से, 4 से कहाँ आ सकता है? 1 में आ सकता है। 4 से कहाँ आ सकता है बेटा? 2 में आ सकता है। 4 से कहाँ आ सकता है? 3 में आ सकता है। 3 से कहाँ आ सकता है? 2 में। और 3 से कहाँ आ सकता है? 1 में। और 1 से कहाँ आ सकता है? इसके अलावा यदि आपके पास कोई हो तो मुझे बताना। इससे ज्यादा संक्रमण हो नहीं सकते। देखो 4 से कहाँ आ सकता है भाई साहब? कोई कहेगा 1 में आ सकता है। मान लो कोई चौथी मंजिल पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो बताओ वो चौथी मंजिल से नीचे भी आ सकता है। हमें क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है? वो चौथी से दूसरी मंजिल पर भी जा सकता है, वो चौथी से तीसरी मंजिल पर भी आ सकता है। और अगर मान लो कोई तीसरी पर है तो तीसरी से दूसरी पर आ सकता है, तीसरी से पहली पर आ सकता है, दूसरी से पहली। इसके अलावा कोई संक्रमण नहीं बचेंगे। तो कुल कितने हो गए? 2, 1 3 और 2 5, 1 6। संक्रमणों की संख्या कितनी हो जाती है? 6। तो आपको यदि संक्रमण पूछता है तो आप इस सूत्र से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।